हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछली वीडियो में आपको आईपीसी के पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को जो कि बारंबार पूछे जाते हैं उनकी श्रृंखला शुरू की थी। और उसी श्रृंखला में मेरा यह दूसरा वीडियो है। और अभी तक मैंने आईपीसी से बारंबार पूछे गए 1 से लेकर 25 तक के प्रश्न को दे दिया है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 25 और क्वेश्चन को इस वीडियो में ला रहा हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव, ऐसे मानव के मन में दुराशय, ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कारित क्षति, दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं। तो इसका सही आंसर है विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव आपराधिक दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि ऐसे मानव के मन में दुराशय ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कारित क्षति तथा दुराशय को पूरा करने हेतु चाहे व्यक्ति द्वारा कृत किया जाए या लोप किया जाए आपराधिक दायित्व के आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है? जेडी मेने क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया में, एच.एस. गौर पीनल लॉ ऑफ इंडिया में, रतनलाल धीरजलाल लॉ ऑफ क्राइम्स में, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। मतलब कि सभी ने कहा है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, आपराधिक दायित्व के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सारभूत नहीं है? दुराशय, हेतु, स्वेच्छा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, हेतु। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। हेतु आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। मानव दुराशय आपराधिक कृत्य तथा मानव या समाज की क्षति अपराध के आवश्यक तत्व हैं। अब अगला प्रश्न है, आपराधिक मानस्थिति में शामिल नहीं है हेतु, आशय, ज्ञान, उपेक्षा। तो इसका सही आंसर है हेतु। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा, ये प्रश्न बारंबार पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा जा रहा है। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा और इस वीडियो में भी, इसलिए इसको आप एकदम से स्पष्ट रूप से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है? स्वतंत्र इच्छा, अच्छे व अनिष्टकर बुरे में भेद करने की क्षमता, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य की अच्छाई या बुराई निर्भर करती है, कार्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान। तो इसका सही आंसर है डी, कार्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। आपराधिक दायित्व के निर्धारण हेतु कार्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह विधि को जानता हो। गलत उत्तर चुनिए। आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें हैं, कार्य स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो, बी, अच्छा और बुरा में अंतर समझने की क्षमता हो, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा अथवा बुरा होना निर्भर करता है, डी, इस बात का ज्ञान कि कारित कार्य विधि विरुद्ध है। तो इसका सही आंसर है डी, इस बात का ज्ञान कि कारित कार्य विधि विरुद्ध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपराधिक दायित्व के लिए आवश्यक शर्त है कि कार्य का स्वेच्छा से किया जाना, अच्छे और बुरे के अंतर को समझने की क्षमता तथा उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना निर्भर है, कार्य का विधि विरुद्ध होने का ज्ञान होना आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है।
अगला प्रश्न है, कुछ मामलों में अपराध तब भी घटित होता है जबकि कार्य आपराधिक आशय से न किया गया हो। ऐसे मामले हैं कठोर दायित्व के, प्रतिनिधिक दायित्व के, राज्य का दायित्व संबंधी, संयुक्त दायित्व संबंधी। तो इसका सही आंसर है कठोर दायित्व के। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कठोर दायित्व के मामले में अपराध घटित करने हेतु कार्य का आपराधिक आशय से किया जाना आवश्यक नहीं है। कभी कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही वह आपराधिक स्थिति के साथ कारित न किया गया हो। ऐसे मामले हैं संयुक्त दायित्व के, प्रतिनिधित्व दायित्व के, कठोर दायित्व के, राज्य के दायित्व के। तो इसका सही आंसर है सी, कठोर दायित्व के। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः अपराध को गठित करने के लिए दोषी मस्तिष्क का होना आवश्यक है, परंतु कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें आप बिना आपराधिक मनस्थिति के ही अपराध गठित हो जाता है। ऐसे मामलों को कठोर दायित्व के मामले कहते हैं। लोक उपताप, आपराधिक अपलेख, न्यायालय की मानहानि, दुर्व्यवहार, अपहरण, संविधिक अपराध आदि ऐसे ही अपराध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? उपहति, हमला, दुर्व्यवहार, चोरी। तो इसका सही आंसर है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार जो है कठोर दायित्व का अपराध है। कठोर दायित्व के अपराध ऐसे अपराध हैं जिसमें आपराधिक मनस्थिति का होना आवश्यक नहीं है, अतः दुर्व्यवहार अपराध कठोर दायित्व का अपराध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? हमला, मानहानि, दुर्व्यवहार, दृष्टि। तो दुराशय किस में एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो दुर्व्यवहार में एक आवश्यक तत्व नहीं है। दुराशय या आपराधिक मनस्थिति प्रत्येक अपराध का आवश्यक तत्व है, परंतु निम्नलिखित अपराध इस सामान्य नियम के अपवाद हैं। दुर्व्यवहार, लोक उपताप, अपलेख, न्यायालय की अवमानना, इन्हें कठोर दायित्व से संबंधित अपराध कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? मानहानि, हमला, दुर्व्यवहार, जारकर्म। तो इसमें भी सही आंसर है सी, दुर्व्यवहार। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये प्रश्न दुर्व्यवहार से संबंधित, दुराशय से संबंधित ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो ये मान के चलिए कि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपराधों में से किसमें आपराधिक मनस्थिति अपेक्षित नहीं है? अपराध करने का प्रयत्न, हत्या, दुर्व्यवहार, चोरी। तो इसका सही आंसर है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार के अपराध में आपराधिक मनस्थिति आवश्यक नहीं है, जबकि अपराध करने के प्रयत्न, हत्या तथा चोरी के अपराध में आपराधिक मनस्थिति आवश्यक है। निम्नलिखित अपराधों में से किसमें मेंस रिया, आपराधिक मनस्थिति एक आवश्यक तत्व नहीं है? ये भी वही है। इसका भी सही आंसर डी होगा, दुर्व्यवहार। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मनस्थिति मेंसरिया के सिद्धांत को पुनर्जीवित जीवन से संबंधित है? सिराज बनाम डी रूटजन, ब्रेड बनाम वुड, हॉब्स बनाम विंचेस्टर कॉरपोरेशन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए, सिराज बनाम डी रूटजन। सॉरी, इसका सही आंसर है ब्रेड बनाम वुड, ब्रेड बनाम वुड। मनस्थिति के पुनर्जीवन से संबंधित वाद मेंस ब्रेड बनाम वुड, सिराज बनाम डी रूटजन तथा होप्स बनाम विंचेस्टर कॉरपोरेशन वाद मनस्थिति की तथा समाधिक अपराध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया। टिंडल सीजे द्वारा, ब्लैक स्टोन द्वारा, ब्लैक बर्न जे द्वारा, कोक सीजे द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी, कोक सीजे द्वारा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपराधिक दायित्व में दुराशय या आपराधिक मनस्थिति
इंग्लिश कॉमन लॉ का प्रमुख सिद्धांत है। दुराशय के सिद्धांत को कोकसीजे द्वारा सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था। बाद में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने आर बनाम प्रिंस के में इस सिद्धांत का विस्तृत विवेचना किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाना चाहिए जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए, यह अभिनिर्धारित किया गया है। आर बनाम प्रिंस के बाद में, सिराज बनाम डी रूटजन के बाद में, क्वीन बनाम टाल्सन के बाद में, काम बनाम प्रेसेबी के बाद में। तो इसका सही आंसर है बी, सिराज बनाम डी रूटजन के बाद में। आइए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सिराज बनाम डी रूटजन के बाद में न्यायाधीश राइट ने अभिनिर्णित किया कि प्रत्येक अधिनियम में दुराशय मेंस रिया अंतर्निहित माना जाना चाहिए जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया है। यह मत किस वाद में सर्वप्रथम व्यक्त किया गया? हार्डिंग बनाम प्राइस, सिराज बनाम डी रूटजन, आर बनाम प्रिंस, एम.एच. जाज बनाम महाराष्ट्र राज। तो इसका सही आंसर है बी, सिराज बनाम डी रूटजन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिराज बनाम डी रूटजन 1895 के वाद में मत व्यक्त किया गया कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। बाद में इस मत को महाराष्ट्र बनाम एम.एच. जाज, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज, गुजरात बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी पांडे के बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी मान्यता प्रदान की। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर किया जाता है। यह किस वाद में व्यक्त किया गया? सिराज बनाम डी रूटजन, आर बनाम डेडले एंड स्टीफेन, हार्डिंग बनाम प्राइस, आर बनाम प्रिंस। तो इसका सही आंसर है सिराज बनाम डी रूटजन के वाद में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुराशय या आपराधिक मनस्थिति अपराध का आवश्यक तत्व है। दुराशय की अवधारणा को संविधिक अपराधों में न्यायाधीशों ने निर्वचन के माध्यम से संसद की अनुमति के बिना शामिल किया था। सिराज बनाम डी रूटजन के वाद में न्यायाधीश राइट ने निर्णित किया कि प्रत्येक अधिनियम में मनस्थिति अंतर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा में से प्रकट नहीं कर दिया जाता है। यह मत व्यक्त किया गया था सिराज बनाम डी रूटजन के वाद में, आर बनाम डेडले एंड स्टीफेन के वाद में, क्वीन बनाम टाल्सन के वाद में, आर बनाम अर्नाल्ड के वाद में। तो इसका सही आंसर है ए, सिराज बनाम डे रूटजन के वाद में। आइए इसकी व्याख्या भी पूर्व के प्रश्न से ही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और संविधि अपराध से संबंधित है? आर बनाम प्रिंस, मैकनाटेन का वाद, डीपीपी बनाम बियर्ड, आर बनाम डेडले एवं स्टीफेन। तो इसका सही आंसर है आर बनाम प्रिंस। आर बनाम प्रिंस का वाद दुराशय के सिद्धांत और संविधिक अपराध से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वादों से संबंधित विषय। आर बनाम प्रिंस का वाद दुराशय और संविधिक अपराध से है। मैकनाटन का वाद विकिचित्रता से संबंधित है जो कि धारा 84 से है। डीपीपी बनाम बियर्ड का वाद मतता से संबंधित है जो कि धारा 85 से है। आर बनाम डेडले व स्टीफेन का वाद आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांत की सीमाओं से संबंधित वाद है जो कि धारा 81 से है। दोस्तों इन केसों को आप नोट कर लीजिए। देखिए हमने इम्पॉर्टेंट का निशान भी किनारे लगाया हुआ है और ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।
अगला प्रश्न देखते हैं। आर बनाम प्रिंस 1889 A23 QBD 168 के प्रकरण में किस न्यायाधीश ने कहा कि उन अपराधों में जो विधिक अपकृत मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन है, अभियोजन पक्ष को दुराशय सिद्ध करना होता है, जबकि ऐसे अपराधों में जो स्वयं में विधिक एवं नैतिक रूप से हानिप्रद है, उनमें विशिष्ट रूप से दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, दुराशय मान लिया जाता है। न्यायमूर्ति ब्रेट, न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न, न्यायमूर्ति ब्रेमवेल, न्यायमूर्ति डेमेन। तो इसका सही आंसर है बी, न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न। यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ लेते हैं हम। दुराशय से संबंधित प्रमुख बात आर बनाम प्रिंस में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि विधिक कारण के अभाव में कार्य किया जाता है तो कर्ता का आशय चाहे जो भी हो, कार्य अपराध होगा, उसमें विशिष्टता दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे एक प्रश्न और बन के आता है कि आर बनाम प्रिंस के वाद से कौन से न्यायाधीश संबंधित हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो चार ऑप्शन कोई भी न्यायाधीशों का नाम रहेगा, जिसमें एक नाम न्यायाधीश ब्लैकबर्न रहेगा। तो आपको सिर्फ न्यायाधीश ब्लैकबर्न पर टिक लगाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना, प्रिंस का अवैध कार्य करना, प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत करना, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। तो इसका सही आंसर है डी, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। इसकी व्याख्या ये देख लेते हैं। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस का कार्य अवैध है और निषिद्ध होने के कारण प्रिंस को दंडित करने का आधार था। आर बनाम प्रिंस का प्रकरण ब्लैकबर्न जज द्वारा 1875 में निर्णित किया गया। यहाँ पे एक प्रश्न और बन के आ सकता है कि आर बनाम प्रिंस का वाद कब निर्णित किया गया। तो इसका सही आंसर है आर बनाम प्रिंस का वाद 1875 में निर्णित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दुराशय का आपको अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? श्रीनिवास मल बरौलिया बनाम एम्परर में, आर बनाम तालसन में, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी में। मतलब कहने का तात्पर्य है कि श्रीनिवास मल बरौलिया बनाम एम्परर के बाद आर बनाम टालसन के बाद नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। उसमें भी यही बात कही गई है कि उपर्युक्त सभी वादों में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है। भारतीय दंड संहिता 1807 में दुराशय को पृथक रूप से निरूपित नहीं किया गया है और इसके स्थान पर आशय पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, कपट पूर्वक, बेईमानी पूर्वक, उपेक्षा, उतावलापन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है यह कि केवल कार्य किसी कार्य को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। निम्नलिखित में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई है? आर बनाम तालसन के वाद में, नज़ीर अहमद बनाम किंग एम्परर के वाद में, आर बनाम गोविंदा के वाद में, करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में। तो इसका सही आंसर है आर बनाम टालसन के वाद में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपराध विधि का यह सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है यदि उसका मन अपराधी ना हो। इस सिद्धांत की विवेचना आर बनाम टालसन के वाद में की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पति अपने पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष का इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। पत्नी द्विविवाह की दोषी नहीं है क्योंकि दुराशय नहीं था। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी भी जीवित था। दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, द्विविवाह का दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि द्विविवाह के मतलब कि अगर किसी का पति या कोई
नाते रिश्तेदार अगर कहीं गुम हो जाता है तो 7 साल तक उसे जिंदा माना जाता है, उसी के बाद ही सिविल डेथ डिक्लेयर होती है। अगला इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। द्वैत विवाह के दोषी है क्योंकि यद्यपि उसने 6 वर्ष तक इंतजार किया था, फिर भी उसने अपने पति को जीवित होने के संबंध में सही जानकारी करने का प्रयास नहीं किया था। उक्त मामले के तथ्य आर बनाम ट्रांसल के वाद से भिन्न हैं, क्योंकि उस वाद में कैदी ने अपने पति के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी और उसे यह विश्वास था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी के साथ ये आज 25 प्रश्न की श्रृंखला ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इसके आगे की श्रृंखला की वीडियो कल आपको ज़रूर मिल सके सबसे पहले। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो मेरे वीडियो से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे इसके पूर्व के पार्ट फर्स्ट की जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक में जाके आप लिंक से वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।